गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ क्रमांक 5 प्राकृतिक आपदाएं इस पाठ को हम आज के वीडियो में समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों हो, अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। उनके लिए हमें बहुत सारा नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। ये प्राकृतिक आपदाएं किस प्रकार से आती है, उसके लिए क्या हमें उपाय योजना करना चाहिए, इसके बारे में हम आज के वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे 12 मार्च 2011 के दिन कृष्णा नाम की एक व्यक्ति ने समाचार पत्र में सुनामी घटना के चित्रों को देखा। उसने विद्यालय जाकर अपने वर्ग शिक्षक को पूछा, क्या पूछा कि समाचार पत्र में सुनामी घटना के बारे में दिया गया है, ये सुनामी क्या है। एक कृष्णा नाम के व्यक्ति ने अपने वर्ग शिक्षक को सवाल किया है कि सुनामी क्या होता है, यह किस तरह उत्पन्न होगी। सर ने कहा, प्राकृतिक आपत्ति के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला जो प्रकार है, पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन के कारण, जैसे कि भूकंप होता है, ज्वालामुखी और सुनामी उत्पन्न होता है। किसी कारण से? पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन के कारण। जबकि बाहरी परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखे की स्थिति, तूफान और दावानल की घटनाएं होती रहती है। मतलब 2 प्रकार की प्राकृतिक आपत्ति होती है। एक पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन के कारण और दूसरे बाहरी परिवर्तन के कारण। आंतरिक परिवर्तन के कारण भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और बाहरी परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखे की स्थिति, तूफान, दावानल आदि घटनाएं होती है। यहाँ पे आपको पहला पॉइंट दिया हुआ है, भूकंप मतलब अर्थक्वेक। भूकंप हम किसे कहते हैं? पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाले तीव्र मतलब जोर से भूसंचलन और दबाव के कारण कुछ कमजोर भाग जो है वो अचानक तेजी से कांपकर उठता है, धरती हिलने लगती है। इस प्रकार अचानक होने वाले कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप क्रिया केंद्र बिंदु से भूकंप लहरें उत्पन्न होती है, जिसे हम भूकंप केंद्र एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के केंद्र पृथ्वी के नीचे के भाग में होते हैं। इस आंतरिक भूसंचलन के कारण ही क्या होता है? भूकंप होता है। यहाँ पे 5.1 में भूकंप के कारण होने वाला स्थरभंग दिया गया है और भूकंप के विनाश का दृश्य 5.2 में आपको दिया गया है। बिल्डिंग जो किस प्रकार से गिरी हुई है, किस प्रकार का विनाश हुआ है। भूकंप के केंद्र में से भूकंप की लहरें सभी जगह फैलती है। उसमें कई लहरें भू सतह तक पहुंचकर अपना प्रभाव फैलाती है। भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह के नज़दीक के स्थान या केंद्र को हम भूकंप निर्गमन केंद्र कहते हैं। भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव भू सतह पर निर्गमन केंद्र के भाग में अनुभव किया जाता है। उस केंद्र से जितना दूर जाते हुए स्थान पर जाए, वैसे ही उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। किसी भी प्रदेश में होने वाले भूकंप का प्रभाव भूकंप के वेग के ऊपर आधारित होता है। भूकंप आलेख यंत्र मतलब सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का उद्गम और उसका जो वेग होता है मतलब तीव्रता, इंटेंसिटी को जाना जाता है। मतलब भूकंप की जो तीव्रता है वो रिश्टर स्केल में मापी जाती है और उसका मापने वाला एक यंत्र है सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का उद्गम स्थान, कहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी कितनी है, वो पता किया जाता है। भूकंप होने के मुख्य 3 कारण होते हैं। एक है ज्वालामुखीजन्य भूकंप, दूसरा विभंगजन्य भूकंप और तीसरा है भूसंतरणजन्य भूकंप। अब ज्वालामुखी मतलब देखो कि ज्वालामुखी अर्थात क्या होता है? भू सतह के कमजोर चट्टान के स्तर में पड़ी हुई दरार या छिद्र, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, जिसमें से होकर भूगर्भ का धधकता हुआ लावा
मतलब मैग्मा, लावा रस मतलब मैग्मा विविध कद और आकार की चट्टान, पत्थर, राख, बाष्प और अन्य गैसें भू सतह पर एक प्रकार से आने लगती है। ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण चार है: पृथ्वी के भूगर्भ का तापमान के कारण से, प्रवाही मैग्मा की उत्पत्ति के कारण, वायु और बाष्प का उद्भव, मैग्मा का भू सतह की तरह वहन, इसी कारण से ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। मैग्मा के नीचे रही हुई गैसें मैग्मा को ऊपर उठाती है। दूसरे ऊपर की कमजोर चट्टान की दरार के द्वारा प्रवेश किया पानी बाष्प बन जाता है। इस दबी हुई बाष्प के समूह को योग्य जगह न मिलने से वो वेग से बाहर निकलने का एक प्रकार से प्रयास करती है और इस प्रयत्न से वो अपने साथ प्रवाही मैग्मा भी जोर से ऊपर की तरफ खींच कर लाता है। भू सतह के ऊपर आते ही मैग्मा में रही हुई गैसें दबाव मुक्त बनने से तेज विस्फोट के साथ लावा, विविध कद और आकार के चट्टानों के टुकड़े, राख आदि आकाश में ऊंचाई तक उछलते हैं, जिसे ज्वालामुखी कहा जाता है। बाद में सभी ज्वालामुखी पदार्थ नीचे गिरते हैं और उनका शंकु आकार का ढेर बन जाता है। यदि बाष्प और गैसों का परिमाण अधिक हो और भू सतह के ऊपर का कम जगह वाला छिद्र हो तो भयंकर विस्फोट भी होता है, परंतु बाष्प और गैसों का प्रमाण कम हो और भू सतह की लंबी दरार में विस्फोट होता हो तो लावा धीरे धीरे शांति से बाहर निकलकर एक प्रकार से फैल जाता है। ज्वालामुखी के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। संसार में बहुत सी जगह पर विविध प्रकार के ज्वालामुखी आए हुए हैं। भारत में अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें केवल एक ही जगह पर ज्वालामुखी आया हुआ है। ज्वालामुखी का विस्फोट जिस प्रदेश में होता है वहाँ स्थानीय विस्तार में भयंकर विनाश होता है। ज्वालामुखी से लाभ भी होता है। लावा फैल जाने से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति जो होती है वो बढ़ भी जाती है, मतलब लाभ भी होता है। जावा और सुमात्रा की लावा में से बनी हुई ज़मीन खूब उपजाऊ होने से अच्छी खेती होती है। ज्वालामुखी के ढलाव वाले क्षेत्र की पोटाश युक्त मिट्टी में खेती करके किसान अधिक उत्पन्न भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र के गर्म पानी में झरने में जंतुनाशक द्रव होने से चमड़ी के मरीजों के लिए आशीर्वाद स्वरूप बना हुआ है। ज्वालामुखी के कारण पारा, एंटीमनी, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, कलही आदि धातुमय खनिज भू सतह से थोड़ी गहराई से ही प्राप्त हो जाते हैं। ज्वालामुखी नली में एक प्रकार लावा रस ठंडा हो जाने से और कार्बन के ऊपर दबाव आ जाने से समय बीतने पर उसमें से हीरे बनते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली विखंडित चट्टानें पदार्थों के छोटे पत्थरों को लपीले के रूप में पहचाना जाता है। इसे मनपसंद रूप भी दिया जा सकता है, इसलिए वो खूब उपयोगी साबित भी होता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है सुनामी। अब सुनामी ये कहाँ पर होती है? विद्यार्थी मित्रों, जो सुनामी होती है ये सुनामी पानी के अंदर होती है। मुख्यतः समुद्र की सतह पर आए हुए ज्वालामुखी के फटने से, समुद्र के अंदर आए हुए ज्वालामुखी के फटने या सतह पर भूकंप होने से समुद्र की सतह पर खूब शक्तिशाली एक विनाशक लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। वे लहरें ऊंची और असाधारण लंबी होती है। यहाँ पर आपको 5.5 में सुनामी की लहरों का दृश्य दिया गया है। इसकी लंबाई लगभग 700 से 1600 किलोमीटर जितनी होती है। ये लहरें खूब तेज़ी से और लंबी दूरी तय करने वाली होती है। इस प्रकार की लहरों से पानी तेज़ी से किनारे पर ऊंचाई तक पहुंच जाता है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जो 11 मार्च 2011 में जापान में हुई थी। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। चक्रवात या झंझावात से बड़ी और शक्तिशाली लहरें उत्पन्न होती है। तूफान शांत हो जाने के बाद भी उसका आकार बदलता है तथा ऊंची और लंबी तरंग लंबाई की लहरें बनती है। समुद्र में वह लहरें उछलती हुई दिखाई पड़ती है और उद्भव स्थान से दूर हजारों किलोमीटर तक फैल जाती है। इस प्रकार की लहरें जब समुद्र किनारे पहुंचती है तब अधिक नुकसान भी पहुंचता है। इसलिए इन लहरों को प्रलयकारी लहरें भी कहा जाता है। कभी कभी समुद्र के किनारे ऊंचे स्थानों पर से बड़ी चट्टानें या
हिमशिला अचानक समुद्र में टूट पड़ती है, उससे भी प्रलयकारी बड़ी लहरें एक प्रकार से उत्पन्न होती है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है बाढ़। बाढ़ का मतलब होता है फ्लड। अब बाढ़ जो होता है, बाढ़ किसी कारण से होता है। देखो, नदी में एकाएक तेजी से आने वाले पानी के प्रभाव को हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। नदी में एकाएक या तेजी से अगर पानी आने लगा तो जो प्रभाव बढ़ेगा तो उसका हम बाढ़ कहते हैं। अब बाढ़ जो होता है मित्रों हो, कई पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात का प्रमाण ज़्यादा होने लगा तो अचानक नदियों को बाढ़ आने लगता है, या किसी प्रकार का एक धरण हो वो अगर फूट जाता है तो नदी को अचानक बाढ़ भी आने की संभावना होती है। बाढ़ को आने के मुख्य दो कारण दिया है। वर्षा ऋतु में यदि नदी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में अत्यधिक बरसात हो तो बाढ़ आती है, और किसी नदी पर बना हुआ बांध टूट जाए तो नदी के किनारे और निचले तटीय भाग में बाढ़ आ जाती है। देखिए, नदी का नाम यहाँ पे दिया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और वर्ष। गंगा यमुना में जो उत्तर भारत में है उसमें 1978 में बाढ़ आई थी। मच्छू मोरबी 1979 में, तापी नदी जो सूरत में है उसमें 2006 में बाढ़ आई थी। कोसी बिहार में 2008 में उस पर बाढ़ आई हुई है। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी मित्र हो, नदी में बरसात के मौसम में बाढ़ आने की संभावना पानी ज़्यादा बरस जाने से या बांध टूट जाने से हो सकती है। उसके बाद विद्यार्थी मित्र हो, यहाँ पे महत्वपूर्ण एक पॉइंट दिया हुआ है अकाल। अब अकाल कब होता है? अगर ड्राउट, बरसात न होने से भोजन पानी की कमी उत्पन्न हो जाती है और ज़मीन में पानी सूख जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनावृष्टि या अकाल कहते हैं। लगातार 2 वर्ष तक बरसात न हो अथवा बरसात कम मात्रा में हो तब अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। अधिक वृक्ष लगाए जाए और वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जाए तो अकाल की संभावना जो है वो कम हो जाती है। अब बरसात ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए हम क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, वातावरण का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर वातावरण का संतुलन बनाए रखे तो अकाल होने की संभावना कम होती है। पर आज हम देखा जाए तो बहुत सारे पेड़ पौधे को तोड़े जाते हैं, पर्यावरण का ह्रास, ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं होती है और इसी कारण से पर्यावरण का संतुलन जो बिगड़ जाता है और इसी कारण से बरसात का जो प्रमाण है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और अकाल आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए ताकि अकाल न पड़े। उसके बाद यह है आंधी और तूफान, मतलब साइक्लोन। अब तूफान मचाने वाली हवा अर्थात आंधी एक ऐसा, इसका सामान्य अर्थ होता है कि हमें इसे एक चक्रवात भी कहते हैं। भारत के समुद्र किनारे के क्षेत्र में कितनी ही बार ऐसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं जिसके कारण वहाँ नदी के विस्तार में हवा का हलचलन होता रहता है। हलचलन जब वेग पकड़ता है तब तूफान हो जाती है, जबकि हवा के तूफान मर्यादित समय के लिए और मर्यादित क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। ऐसे तूफान जैसे कि हरिकेन, टार्नेडो, ये चक्रवात आदि नामों से ये तूफान भी जाने जाते हैं। यहाँ पर 5.8 में आपको आंधी और तूफान का दृश्य यहाँ पे दिया गया हुआ है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों हो, दावानल। अब दावानल क्या होता है? जंगलों में जो आग लगती है उसका हम क्या कहते हैं? दावानल, फॉरेस्ट फायर कहते हैं। जंगलों में वृक्ष के परस्पर घर्षण, आकाश से गिरती हुई तड़ित या किसी अन्य कारण से आग लग जाती है जिसे दावानल कहते हैं, जिसे वन्य संपत्ति को अत्यधिक नुकसान आग लग जाने से हो जाता है। अगर जंगल में आग लग जाए उसमें बहुत भारी नुकसान, जंगल में जो पेड़ पौधे होते, जानवर होते हैं, उसमें उसको बहुत सारी हानि पहुंचती है। उसके बाद ये भूस्खलन, लैंडस्लाइड। यहाँ पे देखो ये भूस्खलन के दृश्य 5.10 में यहाँ पे दिया गया है। भूस्खलन जो होते हैं मित्र हो वो 2 प्रकार के होते हैं। अधिक बरसात के कारण अथवा भूकंप के कारण भूस्खलन होता है। कई बार पृथ्वी के ऊपर का भाग नीचे की तरफ खिसक जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं।
कई बार पूर्ति के ऊपर का भाग क्या हो जाता है, नीचे की तरफ खिसक गया, मतलब ज़मीन नीचे खिसक जाती तो उसे हम भूस्खलन कहते हैं। उदाहरण के रूप में वर्षा ऋतु में अधिकतर भूस्खलन के कारण कोंकण रेलवे का यातायात जो होता है वो प्रभावित होता है। मतलब बहुत सारे दरी वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो जाने से या चट्टान वगैरह गिर जाने से वहाँ के जो यातायात है, कम्युनिकेशन है रेलवे का, वो बंद हो जाता है। और इस प्रकार का भूस्खलन ज़्यादा देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में या कहीं भोगदा होता है तो उसी में ज़मीन नीचे गिर जाने से ज़मीन का कुछ भाग नीचे गिर जाता है। यातायात कार्यशैली में एक प्रकार का नुकसान या समस्या निर्माण होती है। तो इसी प्रकार से भूस्खलन हो जाने से यातायात को प्रभावित करता है। विद्यार्थी मित्रों हो, यहाँ पर विविध प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आपको दी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों हो, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं न आए इसलिए हमें हमारे तरफ से जो हम अच्छा कार्य कर सके वो हमें करना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं वो तो प्राकृतिक घटना कभी भी किसी भी कारण हो घट सकती है, पर फिर भी हम उसको रोकने के लिए, जैसे कि बाढ़ हो या जंगल में आग लग जाती हो, हमें कुछ उपाय योजना या कुछ उनके लिए ऐसी एक योजना बना के रखे कि हमें उसका तत्काल से जो नुकसान होने वाला है उसे हम रोक सकें। विद्यार्थी मित्रों हो, आज के वीडियो में हम इतना ही जानते हैं। आपको वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर जो प्राकृतिक आपदा यहाँ पर दी हुई है उसको अच्छे से अच्छे आपको समझाने का प्रयास करना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।